हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लग रहे हैं, द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, देन हिस्ट्री ऑफ ए सेल, आफ्टर देन वी विल स्टडी द सेल थ्योरी एंड लास्टली वी विल डिस्कस द शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट सेल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर है उसके नाम से ही क्या हम कुछ समझ सकते हैं। तो इसने लिखा हुआ है यूनिट, यूनिट ऑफ लाइफ। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट यानी कि एक ऐसी चीज़ जिससे हम माप सके कि एक्चुअल में वो चीज़ जो है वो किस लेवल तक है। जैसे कि अगर आपको सेब मापने हैं तो सेब मापने के लिए हम क्या करते हैं, केजी एज ए यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं कि इतने किलो आम है, इतने किलो सेब है, इतने किलो जो है खीरे हैं, या फिर ऐसे ही हम मापते हैं। ठीक है, ऐसे ही कपड़ों को हम मापते हैं। किससे मापते हैं? हम मापते हैं उसमें कि कितने ये इंच बड़ा है, कितने जो ये मीटर जो है वो बड़ा है। ह्यूमन के अंदर भी हम वेट देखते हैं कि वो कितना बड़ा है। लेकिन किसी के अंदर लाइफ है या लाइफ नहीं है, उसको हम किससे मापते हैं? हम उसको मापते हैं सेल से। तो सेल अगर होगी तो हम कहेंगे कि लाइफ है, और अगर सेल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि लाइफ उसके अंदर नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर ओन थिंकिंग। तो हम कंसिडर करने लग रहे हैं कि लाइफ की जो यूनिट है वो सेल है। अगर सेल ज़्यादा है तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नंबर ऑफ सेल अगर कम है तो इसका मतलब लाइफ जो है रिलेटिवली सिंपल है। तो आपने देखा भी होगा जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ सेल्स। बट अगर आप अमीबा को देखोगे तो वो केवल एक सेल की है, तो वी कैन सी कि उसके अंदर जो फंक्शनिंग है वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने हमारे अंदर है। सेल को डिफाइन कैसे किया जाए? सेल को हम डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और उसके साथ में फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी शेप किस तरीके की है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ये डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर सेल किस टाइप की है। तो आप जैसे कि आप कंपैरिजन करो प्लांट को और हम दोनों के अंदर डिफरेंस है शेप साइज स्ट्रक्चर का। एंड अगर आप सेल्स का स्ट्रक्चर भी देखोगे, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सिमिलरली आप कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखोगे तो उनके अंदर और हमारे अंदर भी जो डिफरेंस निकल के आता है वो पर्टिकुलरली सेल किस स्ट्रक्चर की है उस बेसिस पे निकल के आता है। तो प्लांट है सेल होल, तो इस वजह से वो अलग तरीके का जो स्ट्रक्चर जो है बनती है, हमारे अंदर जो है अलग टाइप की जो स्ट्रक्चर जो है बनती है। आप कोई दूसरे एनिमल देखोगे तो उसके अंदर अलग से। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका घर कैसा है, ये डिटरमाइन करता है कि जो आपने ईंटें लगा रखी है वो किस तरीके से लगा रखी है। अगर ईंट का शेप अलग है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री अलग बनेगी। तो उसी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो शेप है वो डिटरमाइन करने लग रहा है कौन? सेल। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट का भी यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखें कि मैं जैसे चल रहा हूँ यहाँ से वहाँ, तो उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल चीज़ कौन सी है? मसल्स। एंड मसल को अगर एनाटोमिकली देखेंगे तो एनाटोमिकली हमें ये मिलेगा कि जो सेल्स हैं यानी कि जो मसल है, उस मसल की सबसे एक छोटी यूनिट भी है जिसको हम सेल कहने लग रहे हैं। एक्चुअली एक फाइबर होता है एंड कई सारे फाइबर जोड़ करके मसल की जो फंक्शनल यूनिट जो है वो बनाने लग रहे हैं। तो मसल की जो फंक्शनिंग है वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो सिंपलर सेल जो है वो काम नहीं करने लग रही। देखिए, आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि जैसे एक बड़ी मशीन है, वो बड़ी मशीन बड़ी इसी वजह से है क्योंकि उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी जो पीसीज जो है मशीन्स के वो लगे हुए हैं। अगर वो छोटे छोटे पीसीज वहाँ से निकल जाए तो क्या जो मशीन है क्या वो ठीक से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, है ना। इसको आप दूसरे समझिए, जैसे कि टीवी है, तो टीवी का अगर कोई एक पार्ट अगर रिमूव कर दे तो माइट भी हम अगर रिमूव कर दे जो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वहाँ से रिमूव कर दे तो टीवी जो है नहीं चल पाए। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो फंक्शनिंग होने लग रही है उसके लिए जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। डेफिनेटली ऑर्गन टू ऑर्गन जो है वो वेरी करेगी कि किस ऑर्गन की सेल है, तो उस हिसाब से उसकी फंक्शनिंग होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है एक लाइफ की। एंड अगर किसी के अंदर केवल एक ही सेल है तो वो यूनिसेलुलर होगा, और अगर एक से ज़्यादा सेल होगी तो हम उसको मल्टी सेलुलर जो है कह देंगे। तो यानी कि मल्टी सेलुलर सेल हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक सेल ही होगी। तो सेल को स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। सेल को स्टडी करने के लिए दो अलग से फील्ड है, एक को कहते हैं सेल बायोलॉजी और दूसरे कहते हैं साइटोलॉजी।
दोनों का मीनिंग तो एक ही निकलता है, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करते हैं सेल की स्ट्रक्चर, उसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो सेल है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं एंड किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या क्या अपने अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा सेल जो है वो डेवलप किस तरीके से होती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है कौन सा पाया जाता है, किस तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा फंक्शनिंग सेल के अंदर किस तरीके से होने लग रही है। अगर हम सेल के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करने लग रहे हैं तो इसका मतलब हम एक साइंस के ब्रांच में है जिसको हम साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी कहते हैं। जनरली जो सेल बायोलॉजी है वो टर्म यूज की जाती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को लेकर। याद है या नहीं है? प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी नहीं होती। यूकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो भी प्रेजेंट है। तो नॉर्मली जो सेल बायोलॉजी है वो तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली प्लांट और एनिमल सेल की जब बात होती है तो वहाँ पर यूज किया जाता है साइटोलॉजी। बट मोर और लेस जो है वो एक ही चीज़ है, साइटोलॉजी, यानी कि सेल की स्टडी। और सेल की स्टडी के अंदर उसकी स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट, उसकी जेनेटिक्स, उसकी फंक्शनिंग एक्सेट्रा यही चीज़ आती है। अगर हम ये देखें कि ये जो स्टडी है वो किस तरीके से बिगन हुई और अल्टीमेटली आज हम इस स्टेज के अंदर आ चुके हैं कि जब भी कोई डिजीज़ होती है तो हम ये देखते हैं कि कौन सी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें हार्म पहुंचाने लग रही है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो स्टार्टिंग हुई माइक्रोस्कोप बनाने से। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ये बनाया था जैकियास जेन्सन ने, एंड उसका माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा था, ठीक है। एंड उसके बाद और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। रॉबर्ट हुक जो है वो उन्होंने फर्स्ट जो सेल जो है वो देखी। डेफिनेटली वो बॉक्सेस थे एंड उसने बार्क को देखा था जो कि ये डेड सेल थे। उन्होंने अलग से माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक भी लिखी जिसके अंदर उसने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखी थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेम यही चीज़ जो है वो मिलेगी। इसके अलावा सेल के अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें होती है, बट जो लिविंग सेल है वो देखी लीवन हुक ने। एंड क्रेडिट जाना तो इनको चाहिए था लेकिन इनको चला गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं सेल के अंदर और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अलावा सेल के अंदर और क्या पाया जाता है, उसका प्रोटोप्लाज्म, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है। ये डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर किया था डुजार्डिन ने, लेकिन जो नेम दिया था प्रोटोप्लाज्म वो किसने दिया था? परकिंजे एंड मोल ने दिया था। उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर की थी? स्क्वान ने, लेकिन जो नेम दिया था वो किसने दिया था? नेगिट और क्रैमर ने। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स बनाए गए हैं सेल को लेकर के, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनको कंसीडर करके। दी किसने थी सेल थ्योरी? ये दी थी स्क्वान एंड स्क्लेडेन ने। एंड फॉर्मुलेट करके उन्होंने 3 पॉइंट लिखे थे जो कि हमने टाइम टू टाइम जो है और एक्सटेंड जो है किए गए। एंड उनको हम बेस मानते हैं कि अगर ये चीज़ है तो ये लिविंग है, अगर ये बेस नहीं, अगर ये नहीं है तो यानी कि ये नॉन लिविंग है। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इसका बेसिक सा हम यही मान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो वो होगा एक सेल से बना हुआ या फिर होगा वो मल्टीपल सेल का बना हुआ। अगर एक सेल का बना हुआ है तो उसको हम कह देंगे क्या? यूनिसेलुलर। एंड अगर कई सारे सेल का बना हुआ है तो उसको हम क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर। सो यही बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल या फिर उसके प्रोडक्ट से मिलकर जो है बने हैं। आप हमें भी देखोगे तो हमारे अंदर क्या है? मल्टी सेलुलर लेवल है। अब उनका अरेंजमेंट एंड फंक्शनिंग के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे कि सेल से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाता है। बट बेसिकली यही है कि सेल या सेल के प्रोडक्ट ही होते हैं। अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल से कहने का इनका क्या मतलब था? इनका मतलब था कि जो एक सेल है उसके अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होगा और उसके साथ उसके अंदर न्यूक्लियस होगा एंड उसको सराउंड करने के लिए कोई ना कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो नॉर्मली जब भी हमें सेल का डायग्राम बनाना होता है तो हम किस तरीके से बनाते हैं कि लेट्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये इसका न्यूक्लियस हो गया। एंड बीच में जो भी है हम उसको इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो कह सकते हैं, या फिर इसका जो साइटोप्लाज्म जो है वो हम बोल सकते हैं।
तो इन शॉर्ट यही है कि मेनली सेल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि हम करते भी हैं जब भी समझाना होता है हमें बायोलॉजी के अंदर, तो हम ऐसे ही समझाते हैं। इसके बाद उसके ऊपर सेल वॉल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जितने भी सिमिलर इंडिविजुअल है, जैसे कि ह्यूमंस है, जितने भी ह्यूमन है, अगर सबकी लीवर की सेल देखेंगे तो सभी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम मिलेगी। अगर हम एपिथेलियल सेल यानी कि अगर स्किन की अगर सेल अगर हम निकाल के देखेंगे एंड उनकी कंपोजिशन मैच करेंगे तो डिफरेंट इंडिविजुअल जो ह्यूमन ही है उनके अंदर देखेंगे तो उनकी केमिकल कंपोजिशन भी वैसे ही मिलेगी। सिमिलरली अगर मसल की सेल देखेंगे तो मसल के अंदर भी केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसे मिलेगी। तो यानी कि चाहे कैसी भी सेल हो उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, अगर वो सेम स्पीसीज या फिर सिमिलर इंडिविजुअल हो तो। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि जो एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो एक्टिविटी एक सम टोटल एक्टिविटी है। सम टोटल यानी कि कई सारी एक्टिविटी का रिजल्ट है, और कई सारी एक्टिविटी किसकी, जो इंडिपेंडेंट सेल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने लग रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी यहाँ पर जो कई सारी सेल थी वो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, यानी कि पहले एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं एंड सो ऑन। कई सारी जो सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई और अल्टीमेटली मेरा हाथ जो है ऊपर आया है। अगर ये सभी सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो मेरा हाथ जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आता। तो डेट मीन्स वेरी सिंपल कि जो कोई भी हम एक्टिविटी या मूवमेंट करने लग रहे हैं उस मूवमेंट के पीछे बहुत सारी सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है, तब जाके वो एक्टिविटी जो है वो होती है। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जो रुडोल्फ विर्चो था उसने एक फ्रेज दिया था और वो क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। और वो क्या कहता है कि कोई भी सेल है वो फॉर्म होती है किससे, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि कोई भी ऊपर से टपकता नहीं है। ऊपर से कोई नहीं टपकता तो टपकता कहाँ से है, कोई पहले से ही सेल वहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड उससे फिर अगली जो जनरेशन है वो ड्राइव होती है। यानी कि एक जो सेल है वो डिवाइड करके नई सेल बनाती है, तो जो नई सेल बनी है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, ऐसा नहीं है कोई एकदम से बन जाती हो। ठीक है, तो एक ये पॉइंट जो है जोड़ा गया बाद में। इसके अलावा इसमें मॉडिफिकेशन जब हुई तो और भी पॉइंट जोड़े गए। इन्होंने ये बताया कि जो सेल है उसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाई जाती है, और वो जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाती है जब भी सेल डिवाइड करती है। तो जिस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसी तरीके से जो सेल है वो अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको भी अगली सेल के अंदर प्रोसीड करती है। अगली सेल का मतलब क्या है, उसकी अगली जनरेशन है। तो यानी कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन बनती है वो डीएनए के थ्रू अगली जनरेशन के अंदर जाती है। जो मटेरियल अगली जनरेशन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है हम उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। और जो इन्फॉर्मेशन उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली स्टार्टिंग में सेल जो है टोटियोपोटेंट होती है। अब इसको आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपकी डेवलपमेंट एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जब एक स्पर्म और एक ओवम आपस में फ्यूज़ हुए और एक बड़ी सेल बनी जिसको कहते हैं जाइगोट। तो आज के टाइम पे आप जैसे भी हो आप वैसे ही हो जैसे ये जाइगोट था। अगर इस जाइगोट के अंदर कोई अलग टाइप का डीएनए, कोई अलग जीन्स या कुछ भी अलग होता तो आप भी कुछ वैसे ही होते। तो यानी कि वेरिएशन जो है उसकी वजह से होता। तो यानी कि एक जो सेल है उसके अंदर एक पोटेंशियल है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर सके। इसका मतलब जो जाइगोट है वो एक टोटियोपोटेंट सेल है। तो टोटियोपोटेंट का मतलब क्या है, टोटल बॉडी फॉर्मेशन का पोटेंशियल। टोटल बॉडी फॉर्मेशन का क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एंड सेल जो है वो डिवाइड होती है तो वो स्पेशलाइज हो जाती है। जैसे स्किन की सेल काफ़ी स्पेशलाइज हो जाती है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सिमिलरली जो हमारी मसल्स है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है, न्यूरॉन का जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। हालांकि ये डेवलप तो जाइगोट से हुई है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज हो चुकी है। तो यानी कि बिगिनिंग के अंदर तो ये टोटियोपोटेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है
और ये एक्सट्रीमली जब स्पेशलाइज हो जाती है तो फिर इनकी टोटियोपोटेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट जो है वो दिए गए हैं सेल थ्योरी के अंदर, उसको मॉडिफिकेशन करते हुए। एंड फाइनली मैं उनको जो है कवर नहीं करने लग रहा क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद कर लें वो सफिशियंट है। इसके बाद इसके कई सारे ऑब्जेक्शन हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्शन जो है आपको कंसिडर करने चाहिए। पहला क्या, इसने कहा कि एक सेल वही है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म उसका प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसके ऊपर जो है सेल वॉल हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल को, यानी कि बैक्टीरिया को अगर हम देखें या फिर साइनोबैक्टीरिया को अगर देखें, तो आप अगर ये डायग्राम देखोगे तो ये बैक्टीरिया का और ये दूसरा डायग्राम साइनोबैक्टीरिया का। क्या आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है? इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। क्या इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया वो बिल्कुल लिविंग होते हैं। तो सेल थ्योरी तो यहाँ पे गलत है। लेकिन बाद में जो इस थ्योरी के अंदर चेंज किया गया तो इसके अंदर ये ऐड कर दिया कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन अब इसमें भी डिबेट है, क्योंकि जैसे आप आरबीसी को देखोगे या सीवी ट्यूब को देखोगे, सीवी ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर, उसकी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी तो आपके अंदर है ही। तो आरबीसी को देखो चाहे आप सीवी ट्यूब सेल को देखो, तो दोनों के अंदर क्या न्यूक्लियस है? नहीं है। क्या डीएनए है? नहीं है। तो कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है उनके अंदर, लेकिन फिर भी जो है वो सेल जो है लिविंग है और अपना फंक्शन करती है और हाईली स्पेशलाइज्ड है। तो व्हाट इट मीन्स कि ये तो भाई फिर एक्सेप्शन हो गया, है ना। तो इसका मतलब सेल थ्योरी सभी को एक्सप्लेन नहीं करती, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। उन्हीं में से ही एक एक्सेप्शन आ जाता है वायरसेस का। वायरस जनरली ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर, ए का मतलब नोट और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि उसके अंदर सेल वाली कंपोनेंट यानी सेल वाली चीज़ें उसके अंदर नहीं है। तो वायरस को देखेंगे तो उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता उसके पास में, ना उसके अंदर राइबोसोम होता, तो वो इसके पास होता नहीं, तो वो जिंदा किस तरीके से। तो इसी वजह से हम उसको मान लेते हैं कि वो जो बाउंड्री है उसके अंदर प्रेजेंट है, जो लिविंग और नॉन लिविंग की है। कुछ इंपॉर्टेंट मेंशनिंग है। अगर हम सेल को देखें तो सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, तो ये बैक्टीरिया है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी पाई जाती है? नर्व सेल है, ठीक है। नर्व्स हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उसके एक्सोन काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसके अंदर नॉर्मली क्वेश्चन आता है। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी है? वेल ओव्यूल ऑफ साइकस है, ठीक है। अगर पूरी प्लांट किंगडम के अंदर पूछे तो वहाँ पर एसिटेबुलेरिया जो एल्गी जो है उसके अंदर जो उसका जो साइज जो है वो रिलेटिवली बड़ा होता है। अगर आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को देखो तो इनके अंदर ये बड़े बड़े डिफरेंस है। तो आई एम होपिंग कि आपने ये चीज़ पढ़ रखी होगी, बाकी हम इसको कवर भी करेंगे चैप्टर के अंदर। एंड प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी डिफरेंस होगा, एंड उसके अंदर कुछ ये डिफरेंस जो है वो आए हुए हैं। एंड आई होप आपको इसके बारे में कुछ चीज़ जो है पहले से ही पता होगी। जैसे कि जो प्लांट सेल है, दे हैव ए सेल वॉल, दे हैव ए लार्ज वैक्यूल, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी के अंदर होता है। दे कैन हैव ए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हमारे अंदर जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता। एंड दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट दी आयंस, जिसके थ्रू जो है वो आयंस को ले सके, एंड उनके अंदर जो एक्सेप्ट ऑफ सेप जो है वो हो सके। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स के अंदर सेल काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पाई जाती है। जैसे आप स्पर्म की सेल को देखोगे तो वो अलग टाइप की दिखाई देगी, आपको स्किन की सेल देखे तो वो अलग से, मसल की सेल को देखोगे तो वो अलग से। तो कुछ राउंड होती है, कुछ सर्कुलर होती है, कुछ पॉलीहेड्रल होती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो मल्टी सेलुलर बनने की ज़रूरत क्या है? क्यों ना एक ही सेल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, क्या वो बेटर नहीं है? क्यों सेल डिवाइड होने लग रही है? एक ही सेल रही, ठीक है, एंड वहीं बड़ी हो जाए, क्या ये बेटर नहीं है? तो नहीं, ये बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो समझने के लिए जनरली हमें पहले एक सेल जो है वही बनानी पड़ेगी। तो लेट्स से ये हमारी एक सेल हो गई एंड ये उसका न्यूक्लियस हो गया। तो एक सेल के अंदर एक लिक्विड जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड जिसको हम साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म जो है वो कह सकते हैं। एंड हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है? क्यूब है। तो एक क्यूब की तरह मान सकते हैं हम। तो क्यूब जो है उसका जो चारों तरफ की साइड जो है वो एक जैसी होती है, एंड दे हैव आल्सो वॉल्यूम, ठीक है। तो कुछ सेल के जैसा ही है, सेल भी जो है वो सर्कुलर होती है, तो हर जगह से वो एक जैसी है, एंड दे आल्सो कंटेन सम लिक्विड पार्ट। तो
ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी पाया जाता है। तो जब भी सेल का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो सेल का साइज जब भी छोटा होगा तो यहाँ से कोई भी, चाहे ऑक्सीजन हुआ, चाहे वाटर हुआ, चाहे न्यूट्रेंट हुआ, तो वो आसानी से सेल के अंदर भी चला जाता है और सेल के बाहर भी जो है आराम से चला जाता है। तो इसका मतलब वो ईजी है कि वहाँ पर एक्सचेंज जो है वो नॉर्मली आराम से जो है हो जाए। जब सेल का साइज बढ़ता है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, तो अगर कोई भी मटेरियल अंदर जाएगा या कोई भी मटेरियल बाहर जाएगा तो इट विल टेक आइदर मोर टाइम और लेस टाइम, देखेंगे हम इसको। एंड अगर सेल का साइज और भी ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो फिर क्या कंडीशन आएगी। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए क्यूब का सहारा लेने लग रहे हैं। तो एक छोटी क्यूब है, एक दूसरी क्यूब को मैं थोड़ा सा बड़ा जो है वो बना लेता हूँ। तो लेट्स से ये एक बड़ी क्यूब हो गई, एंड एक मैं सबसे बड़ी क्यूब बना देता हूँ। सो देयर आर 3 डिफरेंट क्यूब्स। आई होप सभी एक दूसरे से जो है ये बड़ी होगी, ठीक है। तो एक छोटी है, एक मीडियम है और फिर एक जो है सबसे बड़ी है। तो जब भी हम ये बात करने लग रहे हैं कोई मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक्सचेंज करने के लिए एक तो होता है सरफेस, यहाँ का सरफेस जिसके थ्रू वो अंदर जाएगा। दूसरा उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम की बात करने लग रहे हैं। तो जब भी सरफेस की बात आती है तो वी विल रिक्वायर टू नो सरफेस एरिया, एंड दूसरी हम क्या चीज़ देखेंगे, वॉल्यूम की बात देखेंगे। तो एक सेल का सरफेस एरिया निकालने की जगह हम एक क्यूब का निकालते हैं क्योंकि वो हमें समझने के लिए रिलेटिवली इजी है। तो जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक तो इसका फेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेस, एंड फिर एक फेस का एरिया। तो लेट से इसको ए लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, A3। ए क्या है, ए ये है जी, इनकी सभी साइड जो है वो एक जैसी होती है, चाहे आप किसी की भी बात करो सभी की जो है एक होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर ए कितना है, ए जो है 1 है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा 1 की पावर 2, तो यानी कितना हो गया 6। वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 1 की पावर 3 है तो 1। तो अगर मैं सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम की रेशो निकाल लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम जो है यानी कि अंदर जो मटेरियल डलेगा उसके लिए स्पेस कम है, लेकिन एक्सचेंज होने के लिए जो एरिया है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। क्लियर है बात। अब एक दूसरा केस, उस दूसरे केस के अंदर मैं ए कितना ले लेता हूँ, ए लेता हूँ 2, ठीक है भाई। तो अगर 2 लिया है तो ये भी साइड बढ़ेगी, ये भी साइड बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी, तो सभी साइड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशो जो है क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन क्या कांस्टेंट रहती है, लेट्स चेक इट। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है A गुना 6 गुना 6 फेसेस इसके गुना में जो इसकी साइड है, साइड तो 2 है उसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 6 गुना 4, 6 चौक 24। तो सरफेस एरिया कितना आ गया, 24 आ गया। तो 6 से 24 हो गया, होना भी चाहिए था भाई, है ना, क्योंकि साइड जो है पहले 1 थी अब जो है 2 हो गई। सेकंड भाई, वॉल्यूम जो है पहले 1 थी तो वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगी, डायरेक्ट सी बात है। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम के लिए था कि जो इसकी साइड है उसकी क्यूब, तो यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 से 8 होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि जो एक साइड है वो बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम रेशो, कि वॉल्यूम तो बड़ी तो है ही, ठीक है, सरफेस एरिया भी बड़ा है, लेकिन जो प्रोपोर्शन है उसमें कौन ज़्यादा कौन कम रह गया है। तो 24/8 जो है वो आ गए, और 8 3 24 यानी कि 3:1। ये क्या, यहाँ तो 6:1 था, यहाँ पे 3:1 आ गया। अब 3:1 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया रिलेटिवली कम हुआ है फॉर दी एक्सचेंज, एंड वॉल्यूम जो है डेफिनेटली बड़ी है, बट प्रोपोर्शन वाइज देखें तो वॉल्यूम अभी भी एक ही है रेशो के हिसाब से, लेकिन जो सरफेस एरिया है वो घट गया है। तो यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है
तो जो क्रॉसिंग ओवर के लिए जो स्पेस होता है, यानी कि जो एरिया है जिसके थ्रू एक्सचेंज होना है, वो रिलेटिवली कम हो जाता है। अब थोड़ी सी और बढ़ा के देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर ए आ गया 3, ठीक है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों की जो है वो 3 जो साइड जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका कितना होगा? वेल, सरफेस एरिया 6 गुणा में a की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। ये तो हमारी साइड है ही। तो 3 3 9 6 निम 63, तो 24 से 63 होनी भी चाहिए थी, क्योंकि साइड जो है वो बढ़ गई है, 2 से 3 हो गई। अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ क्या होता है? तो वॉल्यूम 3 की पावर 3, 3 3 9 और 9 3 27, ठीक है जी। तो 8 से 27 होगी, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि साइड जो है वो बढ़ गई है। लेकिन अब देखते हैं सरफेस एरिया अपॉन में वॉल्यूम, ये कितना आ गया? 63 अपॉन में 27। तो अगर आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 2.33 लगभग कुछ ऐसा जो है वो आ जाएगा। मैं रफली मान लेता हूँ 2.3। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2.3:1 आ गया। तो जो 3 है उससे तो ये और ज़्यादा कम हो गया। तो अगर और साइड बढ़े तो ये और ज़्यादा कम होगा, ये और ज़्यादा कम हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे एक सेल का जो एरिया जो है वो बढ़ता है, तो जिसके थ्रू क्रॉसिंग ओवर होने लग रहा है, यानी कि जिसके थ्रू एक्सचेंज होने लग रहा है, वो एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ से अंदर जाने में और बाहर निकलने में टाइम जो है रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग जाता है। तो इसी वजह से ऐसी सेल जो है वो एक्टिव ज़्यादा होगी, लेकिन जो ऐसी सेल जो है वो इनएक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी सेल जो है वो पैसिव होगी। आप नॉर्मली देखते भी होंगे, जिनकी हाइट नॉर्मली कम होती है तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जिनकी हाइट बड़ी होती है वो रिलेटिवली पैसिव जो है वो दिखाई देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रैक्टिस। बट सेल के केस के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। आप अगर लंग के अंदर देखेंगे, लंग के अंदर जो है काफ़ी सारी एलोलाई बनी हुई है। वो एलोलाई क्यों बनी हुई है? क्योंकि अगर एक काफ़ी बड़ा एलोलर सैक होता तो उस एलोलर सैक के अंदर जो गैस एक्सचेंज की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती, एंड उस स्लो की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं रख पाता। छोटी छोटी एलोलाई के अंदर गैस एक्सचेंज काफ़ी फास्ट होती है, इसी वजह से इतनी बड़ी जो बॉडी है वो ठीक से रह पाती है। गिल्स के अंदर भी ऐसा ही है। तो गिल्स के अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं, वो इसी वजह से पाए जाता है ताकि एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। इसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइन के अंदर देखें तो इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोविलाई है, वो क्या करते हैं? सर्फेस एरिया जो है वो बढ़ाते हैं। वॉल्यूम तो डेफिनेटली जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो इसी वजह से कोई भी सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, क्योंकि सर्फेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशो जो है वो प्रॉब्लम करने लग जाती है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।